बदलता स्वभाव, इस चैप्टर का टाइटल। राहुल और अभिनव होटल के लिए निकल पड़ते हैं वहां से। राहुल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी सनाया के मुंह से सुना क्या वो सच था, और उसे पता ही नहीं चलता कि कब दोनों होटल पहुंच जाते हैं। अदिति जो कि होटल में परेशान सी घूम रही थी, जैसे ही नजर उसकी दोनों के उतरे हुए चेहरे पर जाती है वो तुरंत दौड़ते हुए दोनों के पास पहुंचती है। क्या हुआ राहुल? राहुल बस सिर हिला देता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। अदिति परेशान होते हुए बोली, तुम दोनों ठीक तो हो ना? क्या हुआ वहां पर? सनाया तो ठीक है ना? पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। बोलो तो सही, क्या बात है? राहुल, कुछ नहीं हुआ, शांत रह थोड़ी देर। और दोनों के चेहरे पर उभरे हुए परेशानी को देखकर अदिति शांत हो जाती है। कुछ देर तक पूरे कमरे का माहौल यूं ही शांत बना रहता है। अदिति के मन में ढेर सारे सवाल थे पर जिन्हें जवाब मालूम था। वो दोनों ही तो खामोश बैठे थे। ये खामोशी उसके मन में उथल पुथल मचा रही थी, और उससे भी ज्यादा उथल पुथल इस वक्त राहुल के दिमाग में मची हुई थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभी अभी हुआ है क्या वो सच है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये हुआ? और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभिनव, संभाल अपने आप को भाई, और उसे गले से लगा लेता है। अदिति उसके पास आकर बैठ जाती है। कोई बताएगा क्या हुआ है? फिर अभिनव उसे सारी बात बता देता है। अदिति, ये हो ही नहीं सकता, जरूर कोई बात है कि वो हमसे छुपा रही है। राहुल को तो खुद समझ नहीं आ रहा था, और फिर अदिति ऋचा को फोन करती है। ऋचा, हाँ बोल, दोनों पहुंच गए? ठीक है दोनों? अदिति, हाँ पर क्या बोल रहे हैं ये झूठ है ना? ऋचा, नहीं अदिति, ये सच है। पर ये कैसे हो सकता है ऋचा? अदिति, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। अदिति बोली, मेरी एक बार बात करवा दे उससे। ऋचा फिर फोन लेकर सनाया के पास जाती है। हाँ कौन है? ऋचा, अदिति। सनाया बोली, मैं अभी बिजी हूं, कह दे बाद में बात करूंगी। पर एक बार बात तो कर ले। सनाया, क्या बात करो यार, अभी तो ये दोनों इतना ड्रामा करके गए हैं, और फिर अब इसकी क्या सुनूं मैं? कह दे मुझे नहीं करनी बात। ऋचा फिर फोन लेकर साइड में जाती है। अदिति, हाँ सब सुना मैंने, बाद में बात करती हूँ, और फिर फोन काट देती है। अदिति, इसे क्या हो गया अचानक? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? और फिर वो शांत बैठ जाती है। तीनों खामोश थे और ये सन्नाटा तीनों के दिमाग में खलबली मचाए हुए था, और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। थोड़ी देर बाद उठकर राहुल वॉशरूम की तरफ जाता है और पानी चलाकर खूब रोता है। अदिति, क्या हुआ है अभिनव, क्या बात है? अभिनव फिर उसे सारी बातें बता देता है। अदिति को तो जैसे अपने कान पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। नहीं अभिनव, मैंने देखा है सनाया की आंखों में राहुल के लिए प्यार। यह बात कुछ और है। अभिनव, हाँ तुम सबको तो सबकी आंखों में प्यार दिख जाता है, जाने कहां से ऐसी बातें लेकर आते हो। और वॉशरूम के दरवाजे तक जाता है। राहुल, राहुल। राहुल बोला, हाँ बोल, क्या हुआ राहुल, बाहर आ जा। राहुल, हाँ आ रहा हूं थोड़ी देर में। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। क्या हुआ राहुल, तू रो रहा है क्या? राहुल फीकी मुस्कान के साथ, पागल है क्या? और आकर अपना सामान समेटने लगता है। क्या हुआ? राहुल, कुछ नहीं, और तुम दोनों भी अपना सामान पैक कर लो, हम गांव निकल रहे हैं। अदिति, पर एक बार सनाया से बात करके देखते ना, क्या पता वो किसी मुसीबत में हो और उस वजह से। अभिनव अपना सिर पकड़ लेता है। राहुल, अदिति कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचे, कुछ कहानियां अधूरी अच्छी होती हैं। पर राहुल, राहुल बोला, बस अब उसे जिंदगी में खुश रहने देते हैं और हम चलते हैं यहां से। अब मेरा दिल नहीं लग रहा है यहां पर। बड़े भारी मन से सभी अपना अपना सामान पैक करते हैं और तीनों होटल से बाहर आते हैं। यार एक बार 80 घाट पर चलते हैं, राहुल बोला, और फिर वहां से निकल जाएंगे। दोनों अपना सर सहमति में हिला देते हैं और तीनों ऑटो से निकल पड़ते हैं 80 घाट के लिए। इधर कुछ लोग फोन पर बात करके किसी को बताता है कि ये लोग 80 घाट की तरफ गए हैं, और फिर फोन कट जाता है। थोड़ी देर में तीनों 80 घाट की सीढ़ियों पर होते हैं। तीनों ही शांत होते हैं और बस नदी का पानी हलचल मचा रहा था। राहुल मन में, इसी क्या गलती हो गई सनाया मुझसे, एक बार बोल के तो देखती, तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे भी दूर चला जाता, पर ये क्यों किया तुमने? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अदिति आकर उसके पास बैठ जाती है। अदिति बोली, राहुल हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो गया है, अब कुछ सही नहीं हो सकता। अदिति कुछ नहीं बोलती और बस खामोश उसके साथ बैठ जाती है। कुछ देर बाद राहुल फिर एक बार बोलना शुरू करता है। पता है तुझे, जब भी अभिनव कहता है ना कि उसे प्यार पर भरोसा नहीं है और ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो हर बार मुझे सनाया का चेहरा दिखता है
और हर बार मैं इससे ये कहता कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सबसे खूबसूरत एहसास है, पर देख क्या हो गया। अदिति बस खामोश रहती है। पता है बहुत प्यार करता हूं उससे, और जब से वो मिली है ना कभी लगा ही नहीं कि इससे अलग हो जाऊंगा। जाने क्यों अब सब कुछ बर्बाद सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अदिति बोली, बस स्ट्रांग रहे, सब ठीक हो जाना है। राहुल, यार अदिति, वो लोग मिलते क्यों है जिन्हें बिछड़ना होता है? क्यों भगवान हमें उनसे मिलवा देता है जिन्हें वो हमारी किस्मत में नहीं लिखता है? अदिति, राहुल बस खुद पर और अपने प्यार पर विश्वास रख। और सुना है अगर प्यार सच्चा हो तो लाख दिक्कतें आएंगी, पर वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। राहुल बस खामोश सा पानी की तरफ देखता है और खुद की किस्मत को कोसता है। इसी बीच अभिनव आता है। चले राहुल? थोड़ी देर और रुकते हैं अभी, फिर चलते हैं। तीनों फिर वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है उनसे जुदा होना जो आपकी रूह में बसे हों, और खुद से भी ज्यादा मुश्किल होता है खुद को उनकी यादों से दूर करना। किसने सोचा था कि जिस बनारस में अदिति और अभिनव मिले थे वहां पर ये एक दूसरे के सामने होते हुए भी एक दूसरे से अनजान बने बैठे होंगे, और राहुल जिसे पहली बार किसी से मोहब्बत हुई हो उसका प्यार इसी शहर में बिछड़ जाएगा। पिछले कुछ वक्त में सबकी जिंदगी में तूफान आकर गुजर गया, और अगर उसके बाद कुछ बचा तो वो है टूटा हुआ दिल, जिसे जोड़ने और मनाने की लाख कोशिश कर लो, पर ये सिर्फ उस शख्स के लिए तड़पता है जो शायद उसकी किस्मत में ना हो। उधर राघोपुर में प्रिया और रोहित एक साथ बैठे थे। रोहित बोला, प्रिया जाने क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा? क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। लगा नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। प्रिया, ऐसी बातें नहीं सोचते हैं, सब ठीक है और कुछ नहीं होगा। रोहित, अभिनव से बात हुई क्या? प्रिया, कल ही बात हुई थी, कह रहा था कि 1-2 दिन का वक्त लगेगा। रोहित, अच्छा। और फिर प्रिया की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। वहीं दक्ष और सोनाली कुछ परेशान लग रही है। दक्ष, क्या हुआ? जब से रोहित और अदिति गए हैं कुछ परेशान से लग रहे हो। सोनाली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दक्ष, बोल लो, सुना है बात शेयर करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। सोनाली बस मुस्कुरा देती है, और इसी बीच उसके फोन पर ऋचा का फोन आता है और वो बाहर आ जाती है। ऋचा उसे सारी कहानी बता देती है, जिसके बाद तो उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ जाता है। ऋचा, सुन रही है ना तू? सोनाली जैसे होश में आई हो। ऋचा, हेलो। सोनाली, हाँ सुन रही हूँ, ये तीनों कहां पर हैं? ऋचा, मेरी बात नहीं हुई है। सोनाली, चल मैं बाद में बात करती हूँ, और तुरंत फोन काट देती है और अदिति को फोन मिलाती है, पर उसका फोन ऑफ था। और उसके बाद अभिनव और राहुल को भी फोन करती है, पर दोनों में से कोई भी फोन पिक नहीं कर रहा था। सोनाली परेशान सी इधर उधर टहलने लगती है और बार बार तीनों को फोन करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। इधर जब दक्ष देखता है कि सोनाली को गए हुए काफी वक्त बीत गया और वो पहले से ही कुछ परेशान थी, तो वो भी उठकर बाहर आ जाता है और सोनाली को परेशान घूमते हुए देखता है। दक्ष, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सोनाली, क्या करूं इसे बताऊं या नहीं? अरे बोलो तो सही। सोनाली, दक्ष मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या हुआ सोनाली, परेशान क्यों हो? दक्ष, ये तीनों कॉलेज के काम से नहीं गए तो? सोनाली, दक्ष सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। और फिर उसे वो सारी कहानी सुना देती है, जिसे सुनकर दक्ष परेशान हो जाता है और उससे गुस्सा भी बहुत आता है। दक्ष लगभग चीखते हुए, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो क्या? अगर उनमें से किसी को कुछ हुआ ना तो सोनाली याद रखना, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सोनाली, दक्ष मेरी बात तो सुनो। सोनाली, चुप, बिल्कुल चुप, और एक बार अपनी जुबान मत खोलना। सोनाली दक्ष का गुस्सा देखकर शांत हो जाती है और दोनों की आवाज सुनकर बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं। वीर, दक्ष कैसी बात कर रहा है सोनाली से? और श्रुति सोनाली के पास जाकर उसे चुप करवाती है। दक्ष परेशान होकर कुछ कॉल्स करता है और इसी बीच वो इन तीनों को भी कई कॉल्स करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वीर, बताओगे क्या बात है? दक्ष, कुछ नहीं भैया, आप आराम कीजिए, और बाहर निकलने लगता है। राजीव, दक्ष रुक, बता बात क्या है? दक्ष के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और फिर वो राजीव को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर उसे भी बहुत हैरानी होती है। आप लोग यहीं रहिए, हम जाते हैं अभी बनारस। आदित्य, रुक जाइए चाचू, हम भी चलते हैं आपके साथ। वीर, रुको, मैं भी चलता हूं। दक्ष, भैया आप मत जाइए, हम देखते हैं, और अगर कोई दिक्कत हुई तो हम आपको भी बुला लेंगे। दक्ष की बात से सब सहमत हो जाते हैं और आदित्य और दक्ष तुरंत ही गाड़ी से बनारस के लिए निकल पड़ते हैं। इधर घर पर सभी जाने कितने ही कॉल्स तीनों को करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। गाड़ी के अंदर दक्ष गाड़ी बड़ी तेजी से भगा रहा था।
आदित्य, चाचू आपको इतना परेशान आज तक नहीं देखा, क्या बात है? दक्ष, सब बेवकूफ हैं। वो सतनाम सिंह और उसका बेटा दोनों ही पूरे जानवर हैं और दोनों पहुंच गए वहां पर। आदित्य, चाचू ये भी तो हो सकता है कि तीनों किसी काम में बिजी हो, इस वजह से फोन नहीं उठा रहे हो। दक्ष, नहीं, वहां कुछ भी गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसा हो नहीं सकता। और जिस हिसाब से ऋचा ने सब बताया है वो दोनों शांत रहने वालों में से नहीं है। और फिर तेजी से गाड़ी हाईवे पर मोड़ देता है, उधर बनारस की घाट पर। तीनों काफी देर तक चुपचाप वहीं पर बैठे रहते हैं। इसी बीच पीछे से आवाज आती है, का बे मजनू हो गई बनारस शहर की आशिकी? तीनों एक साथ पीछे पलट कर देखते हैं। अभिनव, साला ये बवाली होना बाकी रह गया था। इसी बीच जय और उसके आदमी तीनों उसके करीब आ जाते हैं। हाँ बे, साला तुम लोग तो बड़े डेयरिंग वाले हो, हैं? साला हमारे घर में घुस गए और हमारे ही बाप से बदतमीजी। अभिनव, देख भाई, जय सुन बे, अब तुम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, वरना अभी साले सी गंगा में तैरा देंगे तीनों को। राहुल, देख जय, हमारे बीच जो भी बातें थी सब खत्म है, तो यूं बेवजह मत बढ़ा। जय, तुमको पता है साला इतने वक्त से ये दर्द हम दिल में लेकर घूम रहे थे और तुमको लगता है कि हम सब भूल गए हैं? अभिनव, लग रहा है तू पिछली बार की मार भूल गया है। जय, नहीं भाई, कुछ नहीं भूला हूं, सब याद है, और आज देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें। अभिनव, हाँ, जब कुत्तों के साथ आया है तो आज तो भौंकेगा ही ज्यादा। जय, ऐसा ही समझ ले। अभिनव, तो आज अब इंतजार किस बात का? जय, अरे रुको जरा, पहले साशिक को इसकी महबूबा की शादी तो दिखा दूं। राहुल, कितना नीच इंसान है तू साले, अपने बहन के बारे में इतना गंदा बोल रहा है। जय जोर जोर से हंसने लगता है। बहन? कौन बहन? तू गलत फहमी में जी रहा है रे, वो लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। बड़ा प्यार करता था ना तू, है? देख, छोड़ गई ना, वैसे ही हमारे भी साथ छोड़ देगी, और जिधर पैसा दिखेगा उसे मुंह मारने चली जाएगी। राहुल इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और जय 2 कदम पीछे हो जाता है। इस बीच उसके आदमी दोनों को पकड़ लेते हैं और एक आदमी अदिति को पकड़ने लगता है। जय, अबे उसको छोड़ दे बे, वो तो हमारी मोहब्बत है। अदिति, तू है तेरे जैसे घटिया इंसान पर और तेरी ऐसी घटिया सोच पर। राहुल, जय, सच कितना विश्वास करती है सनाया तुम पर, और तू इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा ये तो कभी उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतने में जय का एक आदमी, भैया जी तीनों को ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। जय बोला, उड़ने दे, बेचारों को तकलीफ हो रही है, माशुका की शादी जो हो रही है, और जोर जोर से हंसने लगता है। अभिनव, सच में पागल है ये साला। इतने में जय शांत हो जाता है। जय अदिति से बोला, तूने बात की ना, गिरा हुआ इंसान हूं। तू सुन, आज हमारी बहन, ओह सॉरी, हमारे खजाने की चाबी की शादी है, तो उस खुशी में तुझे बख्श देता हूं, पर याद रखना अगली बार मेरे रास्ते में मत आना, वरना इस चेहरे को देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। और राहुल अभिनव के पास आ जाता है, दोनों के सर पर अपनी बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। जय, तो दोनों में से कौन मरना पसंद करेगा पहले? अभिनव, हाथ खोल कर तो देख, फिर बताता हूं। जय, है सच्ची? चलो छोड़ो, तुम दोनों किसी और से पूछते हैं। और फिर अदिति के पास जाता है। अदिति, तू भी अपनी मुराद पूरी कर ले, आखिरकार हमने भी तुझसे मोहब्बत की है। हाँ, वो बात अलग है, तूने हमें कभी खुश नहीं किया। जय का एक आदमी, भैया जी आज तो मौका है। जय, चुप है कमीने साले, गंगा मैया के किनारे ऐसी गंदी बातें नहीं करते हैं। आज इन दोनों की मौत के बाद फिर तो आएंगे ही दोनों का अस्थि विसर्जन करने, तब हम अपनी मुराद पूरी कर लेंगे। और हाँ अदिति, तब तक इस खूबसूरत चेहरे को इन दोनों की याद में मुरझा मत देना। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं।